हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सभी को आप इस चैनल पर डेली बेसिस पर वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादन जो राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत का सबसे अधिक जो है केसर उत्पादक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, वह कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और सबसे अधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। किस चीज का दोस्तों? केसर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि केसर उत्पादन के लिए जो है शीत जलवायु जो है अनुकूल होती है। और शीत जलवायु का मतलब सबसे ठंडा प्रदेश। तो भारत का सबसे ठंडा प्रदेश जो है जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है प्लीहा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो कहा जाता है प्लीहा को, ठीक है। स्प्लीन दोनों एक ही बात है, ठीक है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अपने से मिटा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन सा है? आप सभी लोग बताइए कि भारत का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है शुक्र ग्रह, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, और काफी सारे लोग यहाँ पर जानते भी हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला तारा है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और शाम का तारा जो है, इसे भोर का तारा तथा शाम का तारा दोनों कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिए, इसे केवल भोर का तारा नहीं कहा जाता है, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने महाराष्ट्र बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो नीति आयोग जो है यह किस प्रकार का निकाय है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक सलाह देने वाला निकाय है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। नीति आयोग क्या है? एक सलाह देने वाला स्थान है। और 1 जनवरी सन 2015, दोस्तों याद रखिए, 1 जनवरी सन 2015 जो है इस योजना आयोग का जो है गठन किया गया था। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई। और नीति आयोग क्या है? एक सलाह देने वाला निकाय है। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, ट्राम्बे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका ट्राम्बे में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि बात करें दोस्तों, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संसद के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। चलिए, गोलकुंडा स्थित है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि गोलकुंडा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो बीजापुर या मदुरई या आपका मुंबई या विजयनगर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका गोलमुंडा है वो स्थित है आपका बीजापुर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध का दही में परिवर्तन होता है जीवाणुओं द्वारा, कवक द्वारा या एंजाइम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूध का जो दही में परिवर्तन होता है ये होता है आपका किसके द्वारा? देखिए काफी सारे लोग जीवाणुओं के द्वारा बता रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दूध में दही का परिवर्तन जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूध का दही में परिवर्तन ये कौन सी प्रक्रिया है? ये एक रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, रासायनिक परिवर्तन है ये। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का स्रोत है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सौर मंडल का स्रोत क्या है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सौर मंडल का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवा या आपका गार्डविन अस्टिन, जिसे केटू पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 11 नंबर प्रश्न में केटू पर्वत, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर राइट हो जाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि राइट हो जाएंगे? देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं केटू पर्वत। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका केटू पर्वत जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पल्लव राजाओं की राजधानी जो है दोस्तों वो थी आपकी कांचीपुरम में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसे सीपीयू जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें सारे डाटा, सारे प्रोग्राम्स जो है फीड हो रहते हैं। ठीक है, तो सीपीयू जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी कि सीपीयू को कहा जाता है। और यह जो है कंप्यूटरों के सभी कार्यों को एकत्रित तथा संयोजित करके संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को संशोधन जो है वो कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है, संसद, ये लोग वहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको अभी इसके बारे में कुछ देर पहले बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है इसके तहत संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे बद्रीनाथ मंदिर कहते हैं। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर काफी सारे लोग गंगा बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलकनंदा नदी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रह सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? कछुआ आपका राइट आंसर, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? अवसान के आदेश का आदेश जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को बताया है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो है
तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था? बताइए। तो ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सन 305 ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व, सॉरी, सन 305 ईसा पूर्व जो है, आप सभी लोग ये चीज ध्यान में रखिए। सन 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो है, यूनानी या ग्रीक शासक, कुछ भी कह सकते हैं, यूनानी या ग्रीक शासक जो था उसका नाम है दोस्तों सल्यूकस निकेटर से हुआ था, जिसमें सल्यूकस की हार हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईसा पूर्व जो है यूनानी या आप कह सकते हैं ग्रीक शासक, दोनों एक ही बात है, तो यूनानी ग्रीक शासक जो था सेल्यूकस, इसको हराया था। और सेल्यूकस का पूरा नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो इसको उन्होंने सन 305 ईसा पूर्व पहले हराया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को यदि आप लोगों को आज की क्लास ये पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बताते हुए चलिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है मैग्नीशियम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए सभी लोग पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए, जिससे कि आप सभी का एग्जाम अच्छे से तैयारी होता रहे। तो 1 रुपए का नोट वैसे बहुत कम छपता है आज के समय में, और बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसी कारण से। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव जो है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑटोमेटिकली सभी लोगों का सही होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। कितना दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितना होना चाहिए? आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके नगर में जिला पंचायती एक जो है इलेक्शन होता है, तो जिला पंचायती सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने 21 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जितने भी लोगों ने सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और तो वह जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहे। ठीक है, तो 21 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में पारित है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 243 जो है इस अनुच्छेद में शामिल है। ठीक है, और भारत का संविधान, ये चीज ध्यान में रखिए, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे बड़ा माना जाता है, माना किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में सबसे प्रधान, सबसे मुख्य जो होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों के ऑप्शंस आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 22 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डीजीपी ये जो होता है पुलिस विभाग में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, सबसे प्रधान अधिकारी होता है, तो डीजीपी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। पान दुकान। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए। बीजिंग या आपका वाशिंगटन डीसी और मॉस्को या लंदन? जेड स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर रेड स्क्वायर की बात की जा रही है। ठीक है, जेड स्क्वायर यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपका कानपुर में पड़ता है। और रेड स्क्वायर की यदि बात करें तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? जेड स्क्वायर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक मॉल है जो कि कानपुर में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो आपका रेड स्क्वायर बात कर रहा है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया मास्को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए भूलिए नहीं, हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत ही फेमस चीज है। ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि कहाँ पर स्थित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है। सुपरमैन मूवी सभी ने देखी है, जो कि आपको पता होगा कि उसमें इसको प्रदर्शित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क, जो कि आपका यूएसए में है, यूएसए का बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर जो है लिबर्टी ऑफ स्टैचू जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। और वो शासनकाल कब से कब तक का था? सन 1899 ईस्वी से सन 1905 ईस्वी तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? भूलिए नहीं, बिल्कुल अच्छे से देखिए हर एक प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुई थी सन 1872 ईस्वी में हुई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना हुई थी। और जनगणना जो है कुछ कारणवश क्या हुआ कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो 1872 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों वो प्रारंभ हुई थी 1881 ईस्वी में। लेकिन जो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1872 ईस्वी में। पहली जनगणना तो 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन फिर इसके बाद कुछ कारणवश इसे रोक दिया गया। फिर इसी जनगणना की जो प्रॉपर शुरुआत है वो 1881 से हुई। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे परिचित रहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि खट्टे फल में कौन से विटामिन के स्रोत मिलते हैं? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। खट्टे फल में आपको देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विटामिन सी को बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विटामिन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, जो खट्टे फल है, मौसमी हो गया, तो इनमें आपको विटामिन सी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि विटामिन सी से बहुत सारे फायदे हैं, स्किन से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फोड़े फुंसी ये सब नहीं निकलते विटामिन सी अगर आपका अच्छा है। ठीक है, चलिए, और चेहरे और स्किन में आपका चमक बना रहता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुद्ध कैरेट जो होता है सोने का, वो होता है 24 कैरेट खरा सोना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन मार्केट में जो आजकल अवेलेबल है वो इतने कैरेट का नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है। निम्न में से किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो निम्न में से किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों
भूमि का अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूमि का अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त आरंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसमें ऑब्वियस सी बात है, सचिन तेंदुलकर आपके इसमें सबसे नंबर 1 पर आने चाहिए। तो देखते हैं कितने लोगों ने बताया है सचिन तेंदुलकर को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों देखिए, जितने भी लोगों ने बताया है सचिन तेंदुलकर को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाया है, जिससे अभी तक किसी ने नहीं तोड़ सका। ठीक है, तो दूर दूर तक अभी इनके टक्कर का कोई नहीं है। तो टोटल इन्होंने 100 शतक लगाया है। और सचिन तेंदुलकर ने, अब ये बताना है आपको, देखिए 51 शतक लगाया है किसमें और 49 शतक लगाया है किसमें। ठीक है, तो टोटल इन्होंने कितने शतक लगाए हैं? अब आपके लिए ये सवाल है, बताइए 51 शतक उन्होंने वनडे में लगाया है कि शतक या टेस्ट में लगाया है? तो ये सही आपके लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्रों में दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि 6 क्षेत्रों में दिया गया है। तो 32 नंबर प्रश्न में दोस्तों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार अभी तक 5 क्षेत्रों में दिया गया है, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सब शामिल है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो किस मुगल शासन के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और इस काल में जो है क्या हुआ था, छोटे आकार के चित्र, जैसे हम लोग कह सकते हैं मिनिएचर। ठीक है, इस परंपरा की जो है शुरुआत हुई थी। तो जहांगीर यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बाखिरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बाखिरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों के ऑप्शंस हैं आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो जितने भी लोगों ने 34 नंबर प्रश्न में बताया है ऑप्शन नंबर जितने भी लोगों ने सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? संत कबीर नगर। चलिए, बाखिरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो संत कबीर नगर। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो भारत जो है भारतीयों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यह नारा किसने दिया है? तो ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, प्रार्थना समाज ने या वेद समाज ने? तो दोस्तों भारत भारतीयों के लिए है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन बताया है बी को, आर्य समाज ने, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का जवाब 36 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सन 1993 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आसोम। ठीक है, तो ये राज्य है आसोम। तो ये यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ये असम, आसोम यहाँ थोड़ा सा गलत है, तो असम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना जो की थी वो की थी आज से 22 साल पहले। सॉरी 22 साल नहीं कह सकते हैं आप, 2004 में की थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 18 साल पहले। ठीक है,
तो मार्क जुकरबर्ग ने जो है फेसबुक की स्थापना सन 2004 ईस्वी में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की इस क्लास में जो है ये आपका लास्ट प्रश्न था। जितने भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए। इसके बाद जो आने वाली क्लास है उसकी उस क्लास की जो उस क्लास का जो और उस क्लास की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगी। तो आने वाली क्लास के लिए आप लोग जाइए, उसे भी देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या करूं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ा